तौर से भारत उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना होगा। और अब भारत के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बांग्लादेश से जो संबंध शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए जो संबंध थे, अब वो संबंध नहीं रहेंगे। और अगर ये परिस्थिति बनती है तो भारत को उन 13 लाख हिंदुओं के बारे में सोचना होगा जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रही हिंसा का बड़ा शिकार हो रहे हैं। यानी आरक्षण से मुद्दा शुरू होता है, आरक्षण की आग में बांग्लादेश जलना शुरू होता है और धीरे धीरे ये इस्लामिक जिहाद में कन्वर्ट हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल सर, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। और बांग्लादेश की परिस्थिति को, जो अभी परिस्थिति बांग्लादेश की है, उसे कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, ये परिस्थिति जैसी आप कह रही हैं, ये कोई नई परिस्थिति नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की आदत पड़ चुकी है फौजी हुकूमत के लिए, क्योंकि नाम जो बांग्लादेश का है वो फौजी हुकूमत चाहता है। मेजॉरिटी ऑफ द बांग्लादेशी फौजी हुकूमत चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वहां डेमोक्रेसी का इतना वो बोलबाला नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं। पर जो भी है, इस समय फौजी हुकूमत चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके अपना कूडीटा उन्होंने किया। बड़ा सक्सेसफुल कूडीटा है, ख्याल से ब्लडलेस है और बिल्कुल आराम से शेख हसीना निकल गई हैं। ये भी वो चाहते थे कि कोई उनके ऊपर लांछन ना लगे, आराम से वो निकल गई हैं। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ और चाइना का पूरा हाथ यहाँ रहेगा। चाइना अपनी स्थिति मजबूत करेगा, चाइना बांग्लादेश के पोर्ट का इस्तेमाल करेगा और चाइना एक किस्म से वो जिसको जो डर था चाइना का मलक्का स्टेट से इस्तेमाल करने के लिए, अब वो डायरेक्टली इस बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा और अपना बेस बनाएगा टोटल यहाँ पर। और फिर जो म्यांमार के थ्रू जो आता है, जो वो कैनाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेगा और पाकिस्तान पूरा इस जगह का फायदा उठाएगा। और इस समय भारत की स्थिति जो होगी और कमजोर पड़ेगी। अभी कमजोर नहीं है, पर अब भारत की स्थिति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश वो नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। पर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो नहीं है। वो मौका दे परस्त है, मौका देख के करता है। और आप देखिए कैसा उसका आपके साथ चलन रहेगा। बिल्कुल। और इन सब के बीच में 5 सेकंड के लिए कर्नल सर, प्रफुल्ल सर आपको रोक में एक पूरी की पूरी मॉब थी यहाँ पर। अभी 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेना ने कहा कि तुरंत इस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ढाका पैलेस छोड़ देती है शेख हसीना, अगर उन्हें देश छोड़ना पड़ता है और यहाँ पर मार्शल लॉ शुरू हो जाता है, तो भारत के लिहाज से, भारत के कॉन्टेक्स्ट से, जैसे कि लगातार हमारे एक्सपर्टीज कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर प्रफुल्ल बख्शी सर आपके पास आते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण आप बात कह रहे थे कि भारत के लिए थोड़ी सी स्थिति कमजोर पड़ेगी अगर यहां पर मार्शल लॉ पूरी तरह से लगातार लगा रहा। यह भी कहा जा रहा है कि सेना लगातार आईएसआई के संपर्क में रही है। यहां पर दरअसल अब पाकिस्तान की एक तरह से हुकूमत चलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की तरफ से रुख क्या होना चाहिए? अगर भारत की स्थिति को आप कमजोर बता रहे हैं तो फिर रुख क्या होना चाहिए? देखिए, भारत की स्थिति का रुख है, अगर मैं और आप भारत में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि बांग्लादेश के अंदर में अब रोहिंग्यास दबा के आएंगे, म्यांमार से दबा के चाइनीज अंदर घुसेंगे इधर आके, अब हमारे नॉर्थ ईस्ट में और दंगे फसाद शुरू होंगे। ये सारी की सारी स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं होगी। तो हमको अपनी फौजी शक्ति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। हमको स्वावलंबिता की तरफ जाना पड़ेगा। जितना बाहर वालों के साथ में हमको डिपेंडेंट जितने हैं, वो हम अब टोटली जिसको कहते हैं कि इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम्स को आगे करके अपनी फौज को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। सिर्फ बातचीत और डायलॉग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है जो बातचीत और डायलॉग से चल रही है।
सबके ऊपर फोर्स चल रही है। आप देख रही हैं कि किस तरीके से अब चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपना मजबूत जमावड़ा कर दिया है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज घुसाए हैं, अब वो बिल्कुल वहां से हिलने का नाम नहीं लेंगे। और दूसरा, बांग्लादेशी के में भी चाइना घुसाएगा। और इस समय आप देखेंगे कि चाइना हर जगह छाएगा, साउथ चाइना सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, राइट अप टू पर्शियन गल्फ। अब चाइना का प्रकोप फैलेगा, ईरान का प्रकोप फैलेगा। और क्या आप एक और देखिए मिलिट्री एक्शन की जरूरत है प्रफुल्ल सर? एक मिलिट्री एक्शन तो होगा, पर अब बड़ा सोच समझ के होगा। किसकी तरफ करेंगे? क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, चाइना? कौन सा मिलिट्री एक्शन? ये अब हमको समझना पड़ेगा। हमको अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को दोबारा सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि कैसी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, कैसे क्या हम करें अब इस समय। ये इतना आसान खेल नहीं है कि बात बात में चल जाएगा। ये अभी हम अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इंडिया के तहत हमारे प्रोग्राम चल पड़े हैं। सेल्फ डॉक्ट्रिन को पहले स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि शायद इसी कड़ी में भारत सरकार ने बड़े कदम लेने शुरू भी कर दिए थे, खासतौर से जैसे कि बॉर्डर्स की आप लोग बात कर रहे हैं, बीएसएफ को और ज्यादा वहां पर तैनाती की गई है। लेकिन इन सबके बीच में मुकेश जी, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, डायलॉग से अब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं चलेगी, क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम पाकिस्तान के लिए कहा करते थे कि बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। कुछ ऐसे ही हालात तो अब बांग्लादेश में भी होंगे। तो जिस बात की बात हो रही है, सेना प्रमुख से भी अगर बात होगी तो किस तरह से बात होगी? यहाँ पर भी तो वही हालात होंगे। देखिए, सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। और जब एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार से बात करना और किसी जो सैन्य शासक से बात करना, हालांकि देखिए ये उनका इंटरनल मैटर है। भारत के लिए सिचुएशन जो है हमेशा बांग्लादेश के साथ जो है, बांग्लादेश के लिए हमारा जो विदेश विभाग है वो बहुत सक्षम है, नीतियां हमारे पास पहले से बनी हुई है, तो उसी आधार पर बात करेंगे। और भारत का हित जो है वो सर्वप्रथम हो। भारत के जो हिंदू जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, जो पहले सुरक्षित माने जा रहे थे, क्योंकि सरकार वहां पर संरक्षण दे रही थी उनको, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब सैन्य शासन वहां पे होगा, जब आईएसआई कंट्रोल सेना वहां पर सत्ता संभालेगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके लिए सिचुएशन और भी वर्स्ट होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला जो फोकस हमारा होना चाहिए, पहले अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने उन लोगों को बचाने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ संबंध क्या हो, वो संबंध तो देखिए सार्क कंट्रीज में भी सबको हम लोग शामिल हैं, तो उसमें भारत सरकार की जो नीति होगी वो नीति तो होगी, लेकिन हमारा जो पहला फोकस है वो बांग्लादेश के भीतर फंसे हुए हिंदुओं को बचाने का फोकस हमारे पास होना चाहिए। और अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लावनी, बहुत सारे विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जो कि आप देख नहीं सकते हैं। अभी जो कुछ विजुअल्स आपने दिखाई कि प्रधानमंत्री आवास के भीतर बिल्कुल जो है अराजकता की स्थिति वहां पर फैल गई है। इसको कंट्रोल पहले किया जाए, उसके बाद सेना का ही शासन हो, तो सेना का शासन हो, चाहे चुनी हुई सरकार का शासन हो। बहुत दिनों तक जो भारत किसी भी देश में जहां पर जो सत्ता जिनके हाथ में होती है, सरकार जो है सरकार, भारत की सरकार तो तालिबान के साथ भी बातचीत कर रही है। तो जब तालिबान को हम टैकल कर रहे हैं, तो बांग्लादेश को भी हम टैकल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमारा हित जो है, भारत का हित जो है, वो कहीं से कंप्रोमाइज नहीं हो। भारत जो चाहता है वही हो, और फैसले जो है भारत अपने हित में करेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है इसमें सक्षम है, उनके जो भी फैसले होंगे वो भारत के हित में होंगे। जी बिल्कुल, भारत के हित में फैसले होनी ही चाहिए, खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब बांग्लादेश में हिंदू फंसे हो। कमर आगा साहब हमारे साथ, जाना माने रक्षा विशेषज्ञ भी है, विदेश मामलों की जानकार भी है। आइए कमर आगा साहब के पास चलते हैं हम सीधे। कमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, और शायद आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश की परिस्थिति को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, बहुत खराब परिस्थिति है, जैसा अभी बताया गया। ये वहाँ पे जो तत्व हैं इस वक्त जो अराजकता फैला रहे हैं, ये सब बहुत इस्लामिस्ट, कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि ये जो प्रो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है वहाँ पे हुजी जैसे बहुत सक्रिय हो गए हैं। दोबारा से वहाँ के ऊपर जो लूट मार और जो उन्हीं ने आर्सन जनी का काम किया प्रोटेस्ट के मूवमेंट के बीच में, ये सब वही लोग थे। और यहाँ पे उनकी पूरी कोशिश है जमात इस्लामी की कि दोबारा से सत्ता को हासिल करना। और ये ग्रुप जो है ये बहुत एंटी इंडिया है, ये प्रो पाकिस्तान है। और बहुत जमाने से जब बांग्लादेश बन रहा था तब भी जमात इस्लामी वहाँ पे थी, ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट किया था।
वहाँ पे जो जो वो हुआ था, संघार हुआ था, उसमें ये लोग जुड़े हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सेकुलर है, वो चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन ये है कि उसको बहुत बड़ा सेटबैक लग गया कि शेख हसीना के जाने से, और फिर शेख हसीना बिल्कुल काफी समय से लग रहा था कि उनके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन को असमर्थ नहीं कंट्रोल करने में, करप्शन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, लेकिन रईस जो लोग रिच थे वो बहुत पैसे वाले बन रहे थे, जो गरीब थे वो और जो सत्ता से जुड़े हुए थे उनको तमाम फायदे मिल रहे थे। ये जो 40% रिजर्वेशन था उन्हीं लोगों को, उन्हीं के फायदा, ये सारी चीजें वो समझ नहीं पाई, रोक नहीं पाई। लड़कों ने प्रोटेस्ट किया और जिसके अंदर जमात में कूद पड़ी। बिल्कुल, प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें जमात सामने आकर उसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए आपको लग रहा है कि चुनौती ज्यादा बढ़ने वाली है? क्योंकि जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारी नजर भी बनी हुई है, एक्सपर्टीज भी यही कह रहे हैं कि भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा फूक कर कदम रखने की जरूरत है, और खासतौर से उन 13 लाख हिंदुओं के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है जो इसमें फंस गए हैं। आइए, इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाला है शेख हसीना का विमान। भारत में नहीं रहेंगी शेख हसीना, सूत्र ये कह रहे हैं। दिल्ली आने के बाद वो आगे का फैसला लेंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में स्टे नहीं करेंगी, लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी।